हेलो दोस्तों, मेरी कहानियों वाले चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, ये कहानी राइटर की रजामंदी से ली गई है। कृपया इसे चुराने का प्रयास ना करें, वरना आपको कॉपीराइट का सामना करना पड़ सकता है। मनोहर लाल जी बार बार बेटे के आगे हाथ जोड़कर पैसों के लिए भीख मांग रहे थे। उनकी ऐसी दयनीय हालत देखकर कठोर से कठोर पत्थर टूटकर चूर हो जाए, मगर बेटा अपने पिता की हालत देखकर टस से मस नहीं हुआ। उसके दिल ने एक बार भी उसको ऐसा करने के लिए नहीं धिक्कारा। मनोहर लाल जी बोले, बेटा तुम्हारी माँ अस्पताल में मौत की घड़ियां गिन रही है। तुम चलो मेरे साथ, एक बार अपनी माँ से मिल लो, वरना वह तुम्हें देखे बिना ही तड़प तड़प कर मर जाएगी। तुम्हारा चेहरा देखकर क्या पता उसके अंदर जीने की इच्छा फिर से उमड़ आए। पीयूष पिता का हाथ झुड़ककर अपने से दूर धक्का देते हुए बोला, दूर हटिए मेरे से। पसीने और दवाइयों की कितनी बदबू आ रही है आपके अंदर से, और मेरे पास इतना टाइम नहीं है फालतू का कि मैं आपके साथ जाकर माँ को देखूं। मुझे आज ही निकलना है, मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। मनोहर लाल जी जमीन पर से हिम्मत करके उठे तो बहू से हाथ जोड़कर बोले, बहू तुम कह दो, वह तुम्हारी बात जरूर मानेगा। मनोहर लाल जी की हालत पर बहू बेशर्म की तरह हंसते हुए बोली, पापा जी आज तो आप बिल्कुल धोबी के कुत्ते की तरह लग रहे हैं। अच्छा चलो ठीक है, इनका तो पता नहीं, पर मैं माँ जी के इलाज के लिए पैसे दे दूंगी, पर आपको पहले मेरे कदमों में गिरकर नाक रगड़नी होगी। बहू की बातों से मनोहर जी अंदर तक हिल गए। इज्जत और सम्मान की जिंदगी जीने वाले मनोहर लाल जी को आज मजबूरन बहू के कदमों में नाक रगड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा था। मनोहर जी की आंखों से आंसू अप्रैल की धारा की तरह बह रहे थे, लेकिन वह मजबूर थे यह सब करने के लिए। मनोहर जी जैसे ही बहू के पैरों में अपनी नाक रगड़ने को चले, तभी अचानक संध्या ने खींचकर एक चमाटा भाभी के गाल पर जड़ दिया। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बाबूजी के साथ ऐसा करने की? अरे शर्म आनी चाहिए, एक बेबस और लाचार पिता का मजाक बनाते हुए। और पीयूष तुम अपनी सारी तमीज और संस्कार भूल गए हो क्या? लगता है अब मुझे ही तुम लोगों को सबक सिखाना पड़ेगा। पीयूष आंखें दिखाता हुआ बोला, क्या करेंगी आप? संध्या बोली, वह तो वक्त ही बताएगा कि क्या करूंगी, लेकिन जो भी करूंगी तुम लोगों की जिंदगी में ऐसा धमाका होगा कि तुम अपनी ही पहचान भूल जाओगे, समझे तुम? संध्या ने अपने पिता को जमीन से उठाया और उन्हें गले से लगा लिया। मनोहर जी भी बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगे। संध्या मनोहर जी की वह बेटी है जो शायद कोई सगी बेटी होती तो वह भी उनके लिए इतना नहीं करती। संध्या मनोहर लाल जी और बिमला जी की जिंदगी में एक फरिश्ता बनकर आई थी, या यूं कहें कि उसे साक्षात भगवान ने उनके सहारे के लिए भेजा था। सोचते सोचते मनोहर जी बीती यादों में खो चले। काका आप क्यों नहीं समझते हैं, मिलने का समय समाप्त हो चुका है और सुबह से 3 बार आप उनसे मिल चुके हैं। फिर अब रात में नहीं, अगर आप अस्पताल के अंदर आए तो मेरी नौकरी चली जाएगी। आप बात क्यों नहीं समझते हैं? नर्स संध्या 70 वर्षीय मनोहर लाल जी से कहती है। मनोहर जी हाथ जोड़कर बोले, दुनिया आपको सिस्टर कहती है, पर मेरे लिए तो आप बेटी समान हो। बस एक बार मुझे बिमला जी को देखने दो, उसे बस कह दूं कि मैं उसके पास ही हूँ तो वो चैन से सो पाएगी, अन्यथा मेरे लिए वो परेशान होती रहेगी और सो नहीं पाएगी। आज अगर वो अस्पताल में है तो उसका कारण भी मैं ही हूँ। ईश्वर बेटी तुम्हारी लंबी आयु करे, तुम्हारे बच्चे सुखी रहें, बस एक बार मुझे मिलने दो। मनोहर लाल जी गिड़गिड़ाते हुए संध्या से बोले। संध्या ने इधर उधर देखा और बोली, काका जल्दी जाओ और जल्दी आना, वरना जो आशीर्वाद दिए हो विफल जाएगा।
मनोहर लाल जी धीरे से बाट के अंदर गए और अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर रोने लगे और बोले, मुझे माफ़ कर दो बिमला, मैं तुम्हारा दोषी हूँ। मेरी मति मारी गई थी जो मैंने तुम्हारी बात ना सुनी और शहर आने के लिए मान गया। सच कहता हूँ, तुम हो तो मैं हूँ। तुम्हारे बिना मैं एक पल भी मैं जीना नहीं चाहूँगा। थोड़ा स्वार्थी हो रहा हूँ, पर ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि तुमसे पहले मैं चला जाऊँ। मनोहर लाल जी के आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। बेचारे अपने गमछे से कभी अपने आंसू को पोंछते तो कभी बिमला जी के आंसुओं को। बिमला जी बोली, आप क्यों बार बार वह को खुद को दोषी ठहरा रही हैं? परिस्थिति पर किसका बस चला? यहाँ गलती शायद हमारे भाग्य की है जो ईश्वर ने हमें ऐसी औलाद दी जिसने हमें सपने दिखाया कि वो शहर लाकर हमारा ख्याल रखेगा, फिर उसने बेरहमी से उन सपनों को तोड़ दिया। आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। आप अपना ख्याल रखिए। ये महिला बाढ़ है, आप जाइए। उनको याद आया कि नर्स ने जल्दी आने को कहा था और वो बाहर आ गए। उनकी लाल आंखें देखकर संध्या बोली, काका जो बिस्तर पर है उसे आपको हौसला देना चाहिए। अगर आप टूट जाएंगे तो काकी को हिम्मत कौन देगा? आप उनसे किस बात की माफ़ी मांग रहे थे? ऐसा क्या हो गया? वो बोले, बेटी मैं अपनी कहानी सुनाकर तुम्हारी रात खराब नहीं करना चाहता। बस तुम बिमला जी का ख्याल रखना। मैं यहीं बाहर बेंच पर सो जाऊंगा। मनोहर लाल जी जाने लगे। संध्या बोली, जरा रुकिए आप, क्या रात भर बाहर बेंच पर सोएंगे? क्या आपका यहाँ कोई रिश्तेदार नहीं जहाँ आप थोड़ी देर आराम कर सके? मनोहर लाल जी चुपचाप जाने लगे। संध्या ने उन्हें रोका, अपने टिफिन से 2 रोटी उनको खाने को दी। फिर बोली, अब बताओ काका क्या बात है? आप इस शहर के तो नहीं लगते, फिर यहाँ कैसे आए? और काकी की ये दशा? वो बोले, अब क्या बताऊं, आज भी उस मनहूस दिन को याद करता हूँ तो खुद को दोषी पाता हूँ। कहते कहते मनोहर लाल जी यादों में खो गए। मेरा पीयूष अपनी पढ़ाई पूरी करके डिग्री लेकर घर आया। बाबूजी ये देखो डिग्री, अब तो नौकरी के लिए भी बुलावा आ चुका है। अब आपके दुख के दिन समझो खत्म। अब मैं आप लोगों को शहर ले जाऊंगा, फिर अम्मा मेरे लिए राह नहीं तकेंगी। पर पीयूष कहते कहते रुक गया तो पिताजी बोले, क्या हुआ, कोई परेशानी है? वो बोला, बाबूजी नौकरी तो मिल गई है, पर रहने खाने पहनने के लिए बहुत खर्चे होंगे। तनख्वाह मिलने तक खर्चा कहाँ से लाऊंगा? शहर में रहना इतना आसान नहीं है, फिर आप लोगों के रहने का भी तो इंतज़ाम करना है। बिमला जी बोली, बेटा हम गांव में ही ठीक हैं। सुना है शहर जाते ही लोग अपनों से दूर हो जाते हैं। मनोहर जी बोले, अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता होगा। हमने सोचा था कि हम तो शहर गए नहीं, बेटे को पढ़ा लिखा कर बड़ा बाबू बनाएंगे, तब शहर की जिंदगी जिएंगे। मेरा बेटा बाकी लड़कों की तरह नहीं है जो हमारे साथ धोखा करेगा। क्यों बेटा पीयूष, रखोगे ना अपने अम्मा बाबूजी का ख्याल? पीयूष अटकते हुए बोला, ये भी कोई बोलने की बात है? और अम्मा आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपको धोखा दे दूंगा? बिमला जी बोली, बेटा शहर की चकाचौंध में रिश्ते और भावनाओं का क्या मोल? याद है ना बंसी काका का बेटा, एक बार जो गया तो पलट कर देखने नहीं आया। बेचारे काका उसकी राह तकते तकते दुनिया से चले गए। यहाँ तक कि अंतिम संस्कार भी पड़ोसियों ने किया था। ना बाबा ना, मैं ऐसे सपने नहीं देखती जिसको टूटने के बाद उठने की हिम्मत ना हो। पीयूष अपनी माँ के गले लगकर बोला, मेरी प्यारी माँ, शहर की शुरुआती जिंदगी बड़ी कठिनाई भरी होती है, इसीलिए मैं पहले अकेला जाऊंगा, वहाँ सब इंतज़ाम करूंगा, फिर आपको ले जाऊंगा। उसके बाद आपको ज़मीन पर पैर नहीं रखने दूंगा। मनोहर लाल जी बोले, अब मान भी जाओ बिमला। और बेटा यहाँ तक पैसों की बात है, तुम चिंता मत करो, अभी जो घर में पैसे हैं उसे ले जाओ। 15 दिन बाद फसल बिक जाएगी, मैं सारे पैसे तुम्हें मनी ऑर्डर कर दूंगा।
अगले दिन पीयूष घर में रखे सारे पैसे लेकर माँ बाप को सपने दिखाकर शहर चला गया। 15 दिन बाद बिमला जी बोली, ये आप सही नहीं कर रहे हैं। कुछ पैसों से मदद करना अलग बात है और पूरे साल की खेती बेचकर पैसे दे देना मुझे सही नहीं लग रहा। कल को अगर हमें जरूरत पड़ गई तो क्या हम साहूकार के पास पैसे मांगने जाएंगे? महीने भर की बात है, उसे तनख्वाह मिल जाएगी और अभी तो वो अकेला रहेगा, फिर खर्च ही कितने होंगे। एक बात सुन लीजिए, मैं गांव छोड़कर शहर नहीं जाऊंगी। इस मिट्टी ने हमें क्या कुछ नहीं दिया, हम इसे छोड़कर कैसे जा सकते हैं? मनोहर बाबू बोले, बिमला अब मैं भी थक गया हूँ। शहर जाकर बेटे के साथ आराम की जिंदगी जीना चाहता हूँ। इतना कहकर वो पोस्ट ऑफिस चले गए। पैसे बेचकर उन्होंने बेटे को बताया। बेटा बहुत खुश हुआ और बोला, जल्दी ही सब इंतजाम करके आप लोगों को लेने आऊँगा। करीब 1 महीना हुआ। बिमला जी कम खर्चे में घर चला रही थी और बेटा ऐश कर रहा था, क्योंकि पूरे साल का पैसा तो बेटा ले चुका था। मनोहर बाबू गांव में घूम घूम कर हर किसी को बताते कि अब मैं गांव में कुछ ही दिन रहूंगा, बेटे के पास आराम से रहूंगा। 15 दिन बाद बेटे का फोन आया। मनोहर बाबू बोल, क्या सारा इंतजाम हो गया? तुम हमें लेने आ रहे हो? पीयूष बोला, बाबूजी मुझे काम से 15 दिन के लिए दूसरे शहर भेजा जा रहा है। अभी मैं नया हूँ, इसीलिए तनख्वाह भी समय पर नहीं दिया गया है। क्या आप मुझे कुछ पैसे भेज सकते हैं? जैसे ही तनख्वाह मिलेगी मैं आपको भेज दूंगा। और घर ढूंढने के लिए एजेंट को बोला हूँ, उसे भी तो पैसे देने होंगे। घर में पैसे कम थे। मनोहर बाबू बोले, बिमला गांव की बाहरी छोर पर जो हमारी जमीन है उस पर कुछ होता तो है नहीं, बस कुछ सब्जी ही उगती है, उसको बेच देता हूँ। बिमला जी नहीं मानी, पर मनोहर बाबू ने उन्हें मना ही लिया। अब ये हर महीने की बात हो गई थी। पीयूष वहाँ से कुछ पैसे मांगता और मनोहर बाबू इंतजाम करके उसे पैसे भेज देते। देखते देखते 6 महीने बीत गए। बिमला जी का घर चलाना मुश्किल हो रहा था। एक रोज फोन आया, माँ आपको एक खुशखबरी देनी थी। माँ बोली, बोलो बेटा, बहुत समय हो गया, कुछ अच्छी खबर नहीं मिली। हमारी क्या हालत है तुम सोच भी नहीं सकते। पीयूष बोला, माँ आप नाराज मत होना, पर मैंने आपके लिए बहू ढूंढ ली है। ये बात सुनकर बिमला जी ठहर गई, पर कुछ बोली नहीं। पीयूष बोला, माँ वो भी मेरे साथ नौकरी करती है, आपकी तरह ही बहुत समझदार है, ज्यादा खर्च में विश्वास नहीं रखती, इसीलिए हमने सोचा है हम मंदिर में ही शादी कर लेंगे। मैं आप लोगों के लिए टिकट भेज रहा हूँ, आप लोग आ जाना। अपनी बहू का स्वागत तो आपको ही करना है। सब कुछ इतनी जल्दी होगा बिमला जी ने सोचा नहीं था। मनोहर बाबू शहर जाने के लिए बहुत उत्साहित थे, पर बिमला जी का मन नहीं मान रहा था। फिर भी पति और बेटे की खुशी में वो शामिल हो गई और अपने आंगन की एक मुट्ठी मिट्टी आंचल में बांधकर शहर चली गई। जब दोनों स्टेशन पहुंचे तो बेटे को ढूंढने लगे। मनोहर लाल जी बहुत खुश थे। अचानक सामने एक लड़का आया और बोला, आप मनोहर अंकल और बिमला आंटी हैं? उन्होंने हाँ में सिर हिलाया। लड़का बोला, अंकल मैं पीयूष का दोस्त राजीव हूँ, वो मंदिर में आप लोगों का इंतजार कर रहा है, चलिए। वो दोनों को लेकर मंदिर पहुंचा। पीयूष बोला, क्या बाबूजी आपने आने में देर कर दिया? पंडित जी ने कहा मुहूर्त निकल जाएगा, इसीलिए हमने शादी कर ली। बिमला जी बोली, बेटा आज तो वैसे भी शनिवार है, आज तुमने शादी क्यों की? और हाँ, हम खुद लेट नहीं, ट्रेन लेट आई है। पीयूष ने माँ के पैर छुए। उसकी पत्नी स्वाति पहले अपने सास ससुर को ऊपर से नीचे देखी, फिर नमस्ते करके पीयूष से बोली, क्या ये लोग हमारे साथ रहेंगे? पीयूष ने उसे इशारा किया तो वो चुप हो गई। पीयूष मनोहर लाल जी को किनारे ले गया और बोला, बाबूजी मैंने आपको पैसे लाने के लिए कहा था, आप लाए हैं? मनोहर लाल जी बोले, हाँ बेटा, वो बोला तो कुछ पैसे पंडित जी को दे दीजिए, फिर घर चलते हैं। जैसे ही सब
घर पहुंचे पीयूष बोला, माँ ये हम लोगों का कमरा है और वो गेस्ट रूम है और ये रसोई है। मनोहर लाल जी बोले, और हमारा कमरा कौन सा है? स्वाति रसोई के बगल में एक बालकनी थी, उसकी तरफ इशारा करते हुए बोली, पापा जी आपको तो वैसे भी खुले में सोने की आदत है, तो इसीलिए आपका बेड हमने वहां लगा दिया है। बिमला जी ने जानकर देखा तो बालकनी में एक फोल्डिंग बेड था और एक छोटा सा टेबल फैन था। उस रात तो बाहर से खाना आया, सब खाकर सो गए। अगले दिन पीयूष दफ्तर के लिए जगा और बिमला जी से बोला, माँ जल्दी से कुछ खाने के लिए बना दो, मुझे दफ्तर जाना है। और हाँ, थोड़ा सा सूजी का हलवा, सलाद, 2 रोटी और सूखी सब्जी ये 2 डब्बे में पैक कर देना। बिमला जी ने हैरानी से देखा तो पीयूष बोला, अरे मेरी प्यारी माँ, तुम्हारी बहू भी तो नौकरी करती है। बिमला जी बोली, कल शादी हुई और बहू आज काम पर चली जाएगी। तभी स्वाति बाहर आई और बोली, मम्मी जी प्लीज आप गांव की औरतों की तरह बात मत कीजिए। मैं अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीती हूँ। हमारे जाने के बाद बस हमारा कमरा साफ कर दीजिएगा। जो भी गंदे कपड़े होंगे उन्हें धोकर बालकनी में डाल दीजिएगा और ध्यान रहे सुबह होते ही आप अपना बिस्तर उठा लीजिए और फिर रात में बिछा लीजिएगा, क्योंकि कपड़े वही सुखाए जाएंगे। इतना कहकर स्वाति कमरे में चली गई। वक्त बीता। मनोहर बाबू कभी घर से छत से बाहर देखकर तो कभी टीवी देखकर बाहर की दुनिया देखते। इन सब में बिमला जी कहीं गुम हो गई थी। बस दिन रात घर के काम करती और रात होते थक कर चूर हो जाती और कुछ अच्छा ना बनता तो बहू 4 बातें सुनाती। एक सुबह पीयूष कमरे में स्वाति से बातें कर रहा था। आज मेरी बहुत ज़रूरी मीटिंग है, अगर मैं सफ़र रहा तो मेरी तनख्वाह बढ़ जाएगी। जैसे ही वह कमरे से बाहर निकला, बिमला जी झट से दही चीनी लाई और बेटे को खिलाने लगी। पीयूष बोला, माँ आप भी कौन सी दुनिया में जीती हैं? दही चीनी खाने से कोई शगुन नहीं बनता। बिमला जी बोली, बेटा आज तेरा इंटरव्यू है इसलिए। तभी स्वाति आई और बोली, हाउ डियर यू मम्मी जी, क्या कान लगाकर हमारी बातें सुनती हैं? ससुर जी से कुछ सीखिए, चुपचाप हमारी बात मानते हैं। तभी तो अगर उन्होंने पैसों से हमारी मदद ना की होती तो मैं हरगिज आप लोगों को यहाँ बर्दाश्त ना करती। बिमला जी मनोहर जी की तरफ देखी तो मनोहर जी बोले, अभी इनको दफ्तर जाने दो, मैं बाद में बात करता हूँ। जाओ बहू, काम पर खुशी खुशी जाना चाहिए। इतना कहकर उन्होंने बच्चों को विदा किया। बिमला जी बोली, क्या आपने मुझसे कोई बात छुपाई है? मनोहर जी बोले, बिमला उसने मुझसे कहा था जमीन को गिरवी रखकर पैसे लाने के लिए। ऐसे भी खेत तो अभी मैं वहाँ करूँगा नहीं, तो मैंने साहूकार को खेत गिरवी दे दिया। उसी पैसे से तो पीयूष ने लिए घर खरीदा है। पता है ये घर उसने तुम्हारे नाम से लिया है। बिमला जी बोली, आप इतने नासमझ कैसे हो सकते हैं? कोई आपको सपने दिखा रहा है और आप देखते जा रहे हैं। हम तो यहाँ अपने बेटे बहू के साथ वक्त बिताने आए थे। पर इतना कहते कहते वह रोने लगी। मनोहर लाल जी सोचने पर मजबूर हो गए, क्योंकि बेटा तो एक पल के लिए भी उन लोगों को समय नहीं देता था। उल्टा अब बेटा बहू रोज कुछ न कुछ बातें सुना देते थे। अगले दिन जब स्वाति अपने कपड़े निकाली, बहुत जोर से चिल्लाई, मम्मी जी इधर आइए। बिमला जी रसोई से हाथ पूंछते हुए बाहर निकली तो स्वाति उनके मुंह पर अपना कपड़ा फेंकते हुए बोली, ये कपड़ा आपने साफ किया है? पता भी है कितना महंगा गाउन था? अरे अगर आपको बेच दूं तब भी इतने पैसे नहीं आएंगे। सही कहते हैं, गांव के लोग हमेशा गंवार ही रहते हैं। आप भी गंवार हैं और गंवार ही रहेंगी। बहू की बातों से संध्या जी की आंखें भर आई। उस दिन मनोहर लाल जी से बर्दाश्त ना हुआ। वो सामने आए और बोले, बहू क्या कह रही हो? होश में तो हो। स्वाति ने मनोहर जी को धक्का दिया।
मनोहर जी लड़खड़ाए। उन्होंने संभालने के चक्कर में बिमला जी का सर दरवाजे से टकरा गया और सामने सीढ़ियों से फिसलकर नीचे जा गिरी और वह बेहोश हो गई। उनके माथे से खून बहने लगा। मनोहर लाल जी घबराकर चिल्लाने लगे, बहू, ये तुमने क्या कर दिया? पीयूष, जल्दी से अपनी माँ को अस्पताल ले चलो। अगर इसे कुछ हो गया तो मैं तुम लोगों को कभी माफ़ नहीं करूँगा। बेटा घबराया जल्दी से एम्बुलेंस को फ़ोन किया। माता पिता को एम्बुलेंस में बिठाकर पिता के हाथ में कुछ पैसे दिए और बोला, एम्बुलेंस आपको सरकारी अस्पताल ले जाएगा, वहाँ जाइए और इन्हें का दाखिला करवाइए। मनोहर लाल जी बोले, बेटा तुम नहीं आओगे? वो बोला, पापा मैं इतनी सी चोट के लिए दफ्तर से छुट्टी नहीं ले सकता। अभी मुझे ओवर टाइम करना है ताकि मैं अपने हिस्से का काम खत्म करके 1 हफ्ते बाद अपने हनीमून पर जा सकूं। आप लोगों की वजह से हम हनीमून पर भी नहीं गए। मनोहर लाल जी बेटे को हैरानी से देख रहे थे। स्वाति बोली, ऐसे क्या देख रहे हैं? आपकी पत्नी से ज़्यादा हमारी छुट्टी कीमती है। हमारे पास इतना फालतू वक्त नहीं है कि आप पर हम अपना समय पैसा और बर्बाद करें। इतना कहकर वो उसका हाथ पकड़कर घर के अंदर चली गई। बेटा एक बार माँ को देखने तक नहीं आया। जब मनोहर लाल जी बेटे से इलाज के लिए पैसे लेने घर आए तो बहू बेटा सामने हनीमून पर जाने की तैयारी कर रहे थे। मनोहर लाल जी बेटे से बोले, बेटा थोड़े पैसों की ज़रूरत है, मुझे कुछ पैसे चाहिए, मैं गांव जाकर वापस लौटा दूंगा। बेटा भटकता हुआ बोला, पापा दिख नहीं रहा, हम हनीमून पर जाने की तैयारी कर रहे हैं और वहां तो ना जाने कितने ही खर्च होंगे। मैं तो खुद आपको पैसों के लिए बोलने वाला था। मनोहर लाल जी बोले, बेटा मेरे पास जो था मैं तुम्हें पहले ही सब कुछ दे चुका हूँ। अब तो मेरे पास खुद के खाने पीने के लिए भी पैसे नहीं हैं। मुझे बस 50,000 दे दो ताकि तुम्हारी माँ का इलाज अच्छे से हो जाए। स्वाति धड़कते हुए बोली, पापा यहाँ पैसों की फैक्ट्री नहीं खुली है। एक बार मैं आपको बात समझ में नहीं आती है क्या? अब जाइए यहाँ से वरना हमारी फ्लाइट मिस हो जाएगी। मनोहर लाल जी बेटे के आगे हाथ जोड़ दिए, बेटा मैं कैसे भी करके तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगा, लेकिन इस वक्त मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है वरना तुम्हारी माँ की जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। बेटा दमकता हुआ बोला, पापा आपकी बहू ने जो कहा आपको सुनाई नहीं दिया? क्या आपकी बहू ने जो कहा अब मुझे आप मजबूर मत कीजिए कि मैं धक्का मार कर आपको घर से बाहर निकाल दूं। तभी स्वाति ने एक बैग में उनका सामान बांधकर रखा था और पकड़ाते हुए बोली, ये लीजिए आपका सामान, जैसे ही मम्मी जी ठीक हो जाएंगी गांव की ट्रेन पकड़ लीजिएगा। अब वहां आप लोग कैसे रहते हैं ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। आपका और हमारा बस इतने ही दिन का साथ था। इतना कहकर उसने उनके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया। सिस्टर बोली, अच्छा बाबूजी, तो इसी वजह से आप पिछले 4 दिन से इस बेंच पर सो रहे हैं। अचानक से संध्या की आवाज़ से मनोहर लाल जी यादों से बाहर आए। उनकी आंखें भीगी हुई थी। रात के 12 बज गए थे। संध्या ने कहा, काका बाहर बहुत मच्छर हैं, आप यही हमारे पास बेंच पर सो जाइए। मनोहर बाबू आंसुओं को पोंछते हुए चुपचाप जाकर सो गए। अगले दिन सिस्टर ने पूरे 50,000 लाकर मनोहर जी के हाथ में थमा दिए। मनोहर बाबू बोले, बेटा ये क्या है? संध्या बोली, बाबूजी अभी इन्हें चुपचाप रख लीजिए और माँ जी की जो भी दवाइयों का खर्चा हो रहा है आप इनमें से कर दीजिए। समझ लेना कि ये आपकी बेटी ने ही दिए हैं। सिस्टर की बातें सुनकर मनोहर जी की आंखें भी आई। उन्होंने बिमला जी का अच्छे से इलाज करवाया तो कुछ दिन बाद बिमला जी की तबीयत ठीक लग रही थी। संध्या ने उन्हें नाश्ता दिया, दवाई दी और बोली, काकी काका आपका बहुत ध्यान रखते हैं। ईश्वर हर लड़की को ऐसा पति दे। 2 दिन बाद ही बिमला जी को अस्पताल से छुट्टी मिली तो संध्या दोनों को अपने साथ घर ले गई। मनोहर बाबू ने बहुत मना किया कि वह अपने गांव चले जाएंगे,
लेकिन संध्या नहीं मानी। मनोहर जी एक दिन संध्या से बोले, बेटा तुम यह सब हम अनजान लोगों के लिए क्यों कर रही हो? संध्या की आंखें भर आई और वह बोली, बाबूजी मैंने बचपन से ही अपने माँ बाप जी को नहीं देखा। अनाथ आश्रम में पली बड़ी हूँ और अकेले मेहनत करके यहाँ तक पहुँची। जब आपको मैंने अस्पताल में देखा तो मुझे आप लोगों में अपने माँ बाबूजी की छवि दिखाई दी और मैंने कुछ खास नहीं किया। यह तो डॉक्टर होने के नाते मेरा एक फर्ज था। मनोहर बाबू संध्या के सिर पर हाथ रख दिए और बोले, बेटा तुम जैसी बेटी हर किसी को दे। संध्या ने उन्हें अपने घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दी। धीरे धीरे उन लोगों का भी संध्या के साथ बहुत अच्छा लगने लगा, मानो जैसे वह कोई अनजान नहीं, उनकी अपनी ही बेटी हो। एक दिन संध्या ने मनोहर लाल जी को एक व्यक्ति से मिलवाया और बोली, काका ये बहुत सज्जन पुरुष हैं और पेशों से वकील हैं। शहर में आपके जैसे कितने ही माता पिता आते हैं जिनके बच्चे उन्हें सपने दिखाते हैं और फिर तोड़ देते हैं। उनके लिए ये आवाज़ उठाते, न्याय दिलवाते हैं। मैंने आपकी सारी बात कल रात इन्हें बताई थी, ये आपकी मदद करेंगे। मनोहर लाल जी बोले, क्या सच में? वकील साहब बोले, हाँ मैंने एप्लीकेशन लिख दिया है, बस आप दस्तखत कर दीजिए। इसमें लिखा हुआ है कि आपके बेटे बहू ने आपके साथ धोखा किया है। मनोहर लाल जी एक नज़र बिमला जी पर देखे और तुरंत दस्तखत कर दिए। मनोहर लाल जी एक रोज़ के लिए गाँव गए। वहाँ अपने खेत के कागज़ और पीयूष को लिखी चिट्ठियों को और पोस्ट ऑफिस से भेजे गए पैसे की रसीद सब लेकर आए। फिर क्या था, पीयूष पर धोखाधड़ी केस हुआ, कानूनी कार्रवाई हुई तो उसे घर बेचकर सारे पैसे मनोहर लाल जी को वापस करने पड़े। पीयूष और स्वाति बिमला जी के पैर पकड़ लिया पर उन्होंने अपना मुंह फेर लिया, ये कहते हुए, तुमने जो सपने देखे उसे पूरा करने के लिए हमने कोई कमी नहीं छोड़ी, पर बेटा तुमने ऐसे सपने हमें क्यों दिखाए जो तुमने आगे चलकर तोड़ देने थे। अब हमें ना तो तुम्हारी ना तुम्हारे सहारे की ज़रूरत है। हम ये मान लेंगे कि हमारी औलाद नहीं और दोबारा कभी हमारे सामने लौट कर मत आना। मनोहर लाल जी बोले, चलो बिमला तुम हो तो मैं हूँ, अब तुम्हारे सिवा और कोई नहीं चाहिए। इतना कहकर दोनों गांव वापस जाने लगे तो संध्या ने उन्हें रोक लिया, ये कहकर कि आज से आप लोग इसी बेटी के साथ रहेंगे। कुछ दिन बाद मनोहर जी गांव गए, पैसे देकर अपनी सारी ज़मीन वापस ली और सब कुछ संध्या के नाम कर दिया और खुशी खुशी उसके साथ रहने लगे। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।